हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नॉलेज रिसर्च सेंटर चैनल। और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से पहले हमको ये पता करना होगा या जानना होगा हमको कि ये कौन से प्रिंसिपल्स पे जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है, मतलब क्या है, कंडक्टर रखा और वहाँ जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। वेरी चार तरह से हो सकते हैं, या तो आप देखो कि या तो मैग्नेट रोटेट हो रहा है, या फिर कंडक्टर के पास में आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नेट रखा हुआ है और जो आपका कंडक्टर है या कॉइल है, ठीक है, वो रोटेट हो रहा है या फिर इन और आउट हो रहा है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से है वो वेरी तो हो गया। चलो पहले हम ये जान गए। तो अगर उन्होंने क्या बोला था कि अगर वेरी हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और कंडक्टर वहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। अगर वो जो कंडक्टर रखा हुआ है अगर वो लूप में हो, लूप मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभी क्या होता है, अगर कंडक्टर है और उसको लूप में हमने कनेक्ट कर रहे हो बीच में, जैसे अभी क्या है, यहाँ पे अमीटर डाला हुआ है। ठीक है, आपको मैं पेन से मार्किंग करके थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और इसमें क्या रहती है, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं। ठीक है, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं जिस एरिया से गुजरती हैं उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड आपका। ठीक है, ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अब डिटेल में नेक्स्ट ये जो आपका ड्राइंग है, आपका इमेज है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, अभी क्या है, ये बीच में कंडक्टर रखा हुआ है और इसको लूप में कनेक्ट किया हुआ है। ये एक अमीटर है जिस पे हमको क्या होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हमको यहाँ करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है तो वहाँ इंड्यूस ईएमएफ होगा, फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट होने के बाद अगर वो लूप में है तो वहाँ पे हमको करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या रहता है, एक तरह से वोल्टेज डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये वोल्टेज की वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अभी जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जनरेट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम में कुछ और होगा, एक टाइम में कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया तो कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कम ज़्यादा होगा। वो उसी से हमको क्या मिलता है, हमको इसका मैग्नीट्यूड मिलता है ईएमएफ का। और यहाँ पे एन क्या है, ये है नंबर ऑफ कॉइल। अगर ये कंडक्टर नंबर ऑफ कॉइल, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं स्टार्टर में नंबर ऑफ कॉइल रहते हैं और यहाँ पे एक रोटर रहता है जो कि हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमको स्टार्टर से सिंगल फेज लेना हो या फिर थ्री फेज लेना हो, ठीक है, यहाँ से हमको आउट मिलता है। ओके, अब हम यहाँ से एक चीज़ तो पता चला कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है और कैसे मिलता है। तो यहाँ पे हमको क्या, अब देख रहे हैं जनरली हमारे जनरेटर में क्या रहता है, जो भी रोटर रहता है उसको हम रोटेट करते हैं थ्रू द टरबाइन। ठीक है, अब रोटर घुमाने के लिए कितने तरह के प्लांट होते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो थर्मल पावर प्लांट हो गया, एक यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और चौथा जो है आपका आरईएस क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ जाते हैं। उसके थ्रू जो पावर प्लांट बनता है, सोलर प्लांट बनता है, जो विंड एनर्जी से पावर प्लांट बनता है। अभी हमको यहाँ पे ये देखना होगा, देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। और इसमें मेनली क्या, इस वीडियो में हम मेनली थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, और ये देखिए थर्मल पावर प्लांट से कितना मेगावाट निकलता है जनरेट होके, 2,34,728।
इट इज़ अबाउट टू 61.3% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इंडिया में, वो किससे होती है, थर्मल एनर्जी से होती है, जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक ये देखा जाए हमको किस पे वर्कआउट करना चाहिए ज़्यादातर, RES पे एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, दीज आर द टू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा हम थर्मल के बारे में जो, अच्छा ये एक नया वर्ड शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लिग्नाइट होता है, ये कोल का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन लेस कैलोरीफिक वैल्यू रहती है और इससे थोड़ा सा मतलब कम हीट जनरेट होता है, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ कोल। अभी चलिए शुरू करते हैं हम अपना मेन टॉपिक, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अभी तक तो ये बेसिक था जो कि हमको जानना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से पहले, ठीक है। ये रियल इमेज हो गया, ये भी एक रियल इमेज हो गया, ये आपका एक 3D इमेज हो गया। कुछ इसमें पार्ट्स मैं आपको बता दूँ जो की फैक्टर्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका कूलिंग टावर इसको बोलते हैं। ये चिमनी हो गया, यहाँ पर हमारा बॉयलर होता है, ये हमारा कोल यार्ड जिससे जो फ्यूल के रूप में हम यूज़ करते हैं, एक ये DM प्लांट होता है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हमको जानना है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, बॉयलर के पास में ही मान लीजिए यहाँ पे ये हैंगर होगा, तो मे बी यहाँ पे हमारा जनरेटर रखा होगा विथ टरबाइन। ओके, नॉर्मल तो हम जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है, क्या की फैक्टर्स और क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। देखिए, अगर इस लेआउट में थोड़ा सा हमको डिटेल में मिलेगा। देखिए, ये हो गया आपका कूलिंग टावर, मैंने बोला था। ये हमारा बॉयलर हो गया, ये हमारा कोल यार्ड से आया हुआ कोल है जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। ये एश डिस्पोजल है पॉन्ड, जो कि जब बर्न होता है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स जो बचे रहते हैं एश के रूप में, वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, जो डस्ट के थ्रू में जो चिमनी के थ्रू आउट कर दिए जाते हैं यहाँ से, जिसको मैंने चिमनी बोला था। ये क्या है, प्रेसिपिटेटर होते हैं, जिसमें क्या रहते हैं, जो भी चिमनी के थ्रू जा रहा है विद द एयर, उसमें क्या है, छोटे छोटे बहुत नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स रहते हैं ऐस के रूप में, ठीक है। अगर वो बाहर जाएंगे तो हमारे लंग्स को भी ख़राब कर सकते हैं, तो वो यहीं पे फिल्टर कर लिए जाते हैं, ठीक है। मेन उसके बाद क्या होता है, चलिए ये कूलिंग टावर से क्या रहता है, मेनली इसका होल ये सर्किट का पर्पस क्या रहता है, सिंपल बात है। वाटर रहता है, वाटर को गर्म करते हैं बॉयलर में, और गर्म करके उसको स्टीम के रूप में टरबाइन पे हम भेजते हैं, ठीक है। ये टरबाइन्स का पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए, यहाँ से हमारा जा रहा है कंडेंस स्टीम, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द वाटर एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जाता है, गर्म होता है, स्टीम फॉर्म होता है, स्टीम से हम टरबाइन में लेते हैं। टरबाइन क्या रहता है, रोटेट होता है, ठीक है, इस स्टीम के वजह से, ठीक है। और क्या होता है, जो स्टीम आता है डायरेक्ट इसके ब्लेड पे इम्पेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे रोटेशनल हमको मिलता है। इस रोटेट की वजह से क्या होता है, टरबाइन रोटेट हुआ, जनरेटर का हमारा क्या होता है, रोटर जो रहता है वो रोटेट होता है, और हमको सेम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है थ्रू द ट्रांसफार्मर। हम इसको ट्रांसमिशन लाइन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे अलग सब सिस्टम होते हैं, जैसे ये आपका एश डिस्पोजल हो गया, जो कि एश डिस्पोज जो होते हैं, जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं, बर्न होने के बाद रह जाते हैं, उसको डिस्पोजल पॉन्ड में डाल के और उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर द डिस्पोजल पर्पज़, ओके। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पे मेक ओवर होता है। देखिए, चिमनी ये इसका क्यों यूज़ होता है कूलिंग टावर का, जिससे कोई भी स्टीम यहाँ से स्टीम जो टरबाइन पे आके टकराती है, ठीक है, जिसके वजह से टरबाइन रोटेट होता है, ठीक है। इसका स्टीम का टेम्परेचर तो हाई रहता है, फिर हमको वाटर ही बॉयलर में भेजना है, ठीक है। तो क्या रहता है, इसको हम दोबारा ठंडा करते हैं, वो कंडेंसर के थ्रू करते हैं, और ये कंडेंसर कूल कैसे होता है, फिर क्या रहता है, ये स्टीम आता है यहाँ से कूलिंग टावर से ठंडा पानी लेकर, और इसके साथ में, ठीक है, सरफेस कंटैक्ट रहता है, ठीक है, थ्रू द ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कंडेंस होता है, तो ये फिर वाटर फॉर्म होता है, और यहाँ से ये जो कूल वाटर रहता है, इसको ठंडा करने के बाद खुद गर्म हो जाता है, और ये फिर इसको जो गर्म वाटर जाता है, इसको कूलिंग टावर में फिर से ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ से ठंडा वाटर ला रहे हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो कुछ एयर के साथ आउट हो जाता है, ठीक है, कूलिंग टावर से।
तो क्या होता है, मेकओवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्वायर के थ्रू हम हमेशा कूलिंग टावर के ठंडे पानी में हम इसको डालते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक मेकओवर रखा जाता है कि इफ़ क्वांटिटी डिक्रीज होता है वाटर का, तो यहाँ से पंप के थ्रू हमको फीडिंग कर दी जाती है। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम पावर प्लांट तो चला लिए, लेकिन जो एक्सेस हीट रहते हैं या इसको इफ़िशियंसी को प्लांट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे ये स्टीम है, पावर प्लांट के इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टीम है ना जो आउट में हो रही है, एक्चुअली इसका हमको प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, जिस प्रेशर से ये जा रहा है इसके हीट को हम ज़रूर एब्जॉर्ब कर सकते हैं लिटिल बिट। ओके, तो इसमें क्या करता है, ये कंडेंसर जाता रहता है जो कोल्ड वाटर, वो इसी से हम थोड़ा हीट कर लेते हैं, जिससे ये इस इधर जाने पे इसको कम हीट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, दूसरा चीज़ इसी से क्या करते हैं, सम ऑफ द प्लेस इसी स्टीम से जो क्या करते हैं, इसमें देखिए किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमको एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एयर को थोड़ा प्री हीट करके इस बॉयलर में डाला जाता है, जिससे क्या रहता है, इसमें जो कोल के पार्टिकल्स रहते हैं वो अच्छी तरह से बर्न होते हैं। ठीक है, और इसको कोल को बहुत ही एक क्रशर के थ्रू यहाँ से फीडिंग की जाती है विद द फीडर। इससे क्या होता है कि जितने ही छोटे पार्टिकल्स रहेंगे उतना जल्दी बर्न होते हैं और उतनी ज़्यादा वो हीट डिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी हम नए कुछ स्लाइड देखेंगे जिसमें नए पावर प्लांट्स रहेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज रहते हैं। ठीक है, जिससे हमको डिटेल में पता चले कि क्या होता है थर्मल पावर प्लांट। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें एक LNG कैरियर भी रखा हुआ है। ठीक है, आप फ्यूल यूज़ कर सकते हो एज ए फ्यूल। LNG कैरियर क्या है, ये LNG को लेके आता है, जो कि सी के थ्रू लेके आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उसको एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं बॉयलर में। ठीक है, ये LNG का फुल फॉर्म आपको बता दूँ, इट इज़ द लिक्विड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसको स्टीम सेम इसको फ्यूल कोल के जैसा गर्म करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे स्टीम तैयार होता है और इस टरबाइन के थ्रू हमको जनरेट करने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरी स्लाइड अगर हम देखें इसमें क्या रहता है, इसमें देखिए ये जो LNG है इसका एज ए फ्यूल भी यूज़ हो रहा है और एज ए स्टीम, तो इसका फ्यूल यूज़ कर लिए और इसका जो प्रेशर रहता है इसका यूज़ किया जाता है टरबाइन के ऊपर भी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपको LNG से गैस जो रहता है नेचुरल गैस उसको लिया गया और यहाँ पे क्या है, दो सिस्टम लगे हुए हैं। देखिए टरबाइन कितने होते हैं, गैस टरबाइन भी है और स्टीम टरबाइन भी है। तो इस LNG गैस को क्या किया गया, टरबाइन के ऊपर इम्पैक्ट कराया गया, जिससे हमको क्या मिला, एक टरबाइन रोटेट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसको एयर के साथ बॉयलर में फिट करके जो स्टीम जनरेट हुआ उसको स्टीम टरबाइन पे, तो इससे क्या होता है, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ती है और हमको पावर भी कम लगता है। ठीक है, अभी हम दूसरा अगर सप्लाई देखें, आपको दूसरा अगर हम स्लाइड देखें तो ये देखिए, इसको आपने मैंने बोला था कि जब कोल सप्लाई आती है उसको क्रशर के थ्रू, ठीक है, हम बॉयलर में फिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, और ये एश डिस्पोजल हुआ, इसके लिए मैंने ये रखा था। ठीक है, ये एश डिस्पोज करके इसको हम डंपिंग के लिए लेके चले जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये सब जानने के बाद हमको क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमको कुछ की कंपोनेंट्स जो रहते हैं जिसके बारे में। अभी देखिए जो टरबाइन होता है उसमें क्या रहता है, कुछ इस तरह से उसका लेआउट्स रहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ हाई प्रेशर रहता है, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर रहते हैं, फिर लो प्रेशर रहते हैं। ठीक है, जो भी हाई प्रेशर टरबाइन स्टीम आता है वो पहले हाई प्रेशर टरबाइन में जाता है, फिर इंटरमीडिएट से होते हुए लो प्रेशर टरबाइन में जाता है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर में क्या रहता है, लो प्रेशर पे भी वो रोटेशनल में होने लगते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर होता है उसकी संरचना एक्चुअली कैसे होती है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। देखिए जो भी कूलिंग टावर रहते हैं वो मेनली या तो नेचुरल एयर को सक्शन में लेते हैं या फिर फोर्स रहता है या फिर इंड्यूस रहता है। यहाँ पे जो हॉट वाटर आता है
उसको फिर से क्या करते हैं हम नेचुरल वे में इसको कूल करते हैं। तो ये जो हॉट वाटर रहता है वो कूल कैसे होता है, यहाँ पे ना नेचुरल एयर को इसके कांटेक्ट में लाया जाता है और इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ आया, ये हॉट वाटर हमारा आया, इसको स्प्रे किया जाता है, ये एक्सचेंज सरफेस लगे होते हैं, यहाँ पे एयर को लिया हमने इस एक्सचेंज सरफेस की तरफ से और यहाँ से निकलते गया एयर, तो क्या रहता है यहाँ पे, और ये जो ठंडा हॉट वाटर आता है फिर हम यहाँ पे बेसिन में कलेक्ट कर ले जाते हैं, फिर ये कोल्ड वाटर हमें अपना कंडेंसर को भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जो एयर रहता है या तो नेचुरल वे में ही रहता है, अगर हमको ज़्यादा कूलिंग चाहिए, फास्ट कूलिंग चाहिए, तो यहाँ पे हम फोर्स एयर यहाँ पे फ़ैन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ फोर्स वे में यहाँ से हम एयर भेज देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक ब्लोअर लगा दिया जाता है जो कि जल्दी से जल्दी यहाँ से एयर को सक करेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एयर ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से हम कूलिंग टावर में हॉट वाटर को कूल करते हैं। ठीक है, ये एक रियल इमेज है और इसमें आपको ये जो दिख रहा होगा ये क्या रहता है, जो स्टीम्स फॉर्म होते हैं ना जब हॉट वाटर की वजह से, ठीक है, तो वो एयर में निकलते हैं। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या रहता है, यहाँ पे एक ड्रिफ्ट लगा रहता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है, जो भी वाटर इस एयर के साथ जाता रहेगा उसको एलिमिनेट करने के लिए कि, लेकिन हम क्या करते हैं लगभग 100% होता नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमको दिखता है नेचुरल फोटो में कि ये कुछ कूलिंग टावर से एक तरह से फॉग जैसा निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा हज़ार्डस नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट में जनरली। ठीक है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक ए वाटर और वो फॉग के फॉर्म में है। ठीक है, अभी इस तरह से हम कूलिंग टावर के बारे में तो जान गए। अभी देखिए थोड़ा सा ये थर्मल पावर प्लांट के अलावा एक दूसरा सेकेंड पोजीशन आता है हाइड्रो पावर प्लांट्स का, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन इसमें भी वही सेम प्रिंसिपल रहता है कि हमको क्या करना है, हमको जनरेटर में जो रोटर है उसको घुमाना है और ये क्या रहता है, एक टरबाइन रहती है। तो जिस तरह से स्टीम इसको फोर्स करता है उसी तरह हम क्या करते हैं, हम वाटर से फोर्स करते हैं। ठीक है, और वाटर का हाई प्रेशर हम कहाँ से लाते हैं कि किसी भी जनरली देखिए ये जो पहाड़ एरिया है, जहाँ भी पॉन्ड, जहाँ भी हम ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है और फोर्सफुली थ्रू द पेन स्टॉक यू कैन से। ठीक है, इसके तरह से हम डायरेक्ट टरबाइन पे हम उसको गिराते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा टरबाइन घूमता है और हमारा जनरेटर और हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी देखिए ये रिजर्वॉयर हो गया, ये 1 नंबर पोर्शन। ठीक है, ये 1 नंबर पोर्शन रिलेट कर रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पे ये गेट हो गया, यहाँ पे ये गेट लगे रहते हैं। ठीक है, और ये पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन पे आता है। ठीक है, और टरबाइन के एक बार अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो आप लोग एक बार विज़िट करें विथ परमिशन और जानने की कोशिश करें। वैसे नेचुरल स्पॉट भी अच्छा रहता है वहाँ पे, क्योंकि जब पानी रहेगा तो वहाँ हरियाली भी होगी।